नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान सतर्क का जत्था हुमनाबाद में, शहर में मची धूम। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में सीसी रोड का निर्माण। फर्जी खबरों से निपटने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आईजीटीयू को फंड आवंटित किया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर मंदिर के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच छाया हुआ है पीएम मोदी का आईडी कार्ड। पार्टी का नाम और सिंबल छीनने के बाद भावुक हुए शरद पवार, कहा जिसने दल बनाया उससे ही छीन लिया। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने शनिवार सुबह 11 बजे हुमनाबाद में संविधान सतर्कता जत्था की शुरुआत की। अम्बेडकर सर्कल के पास भीमा कोरेगांव विजयोत्सव गीत पर नृत्य बाजे गाजे की धूमधाम मची रही। इसी बीच पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, लक्ष्मण राव, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लिंगराज, कृषि सहायक निदेशक गौतम, क्षेत्र शिक्षा अधिकारी वेंकटेश मुरानाले, अधिकारी वेंकटेश, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोविंद, दलित नेता लक्ष्मीपुत्र माड़िगे, अनिल दोड्डी, गणपति जानवीर, भीमशाह हेगड़े और विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने तहसीलदार कार्यालय से अम्बेडकर सर्कल, बसवेश्वर चौक और शिवाजी चौक तक भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में पुराने पब्लिक गार्डन से सटे गली, जहां पूर्व वरिष्ठ पत्रकार और नेता अब्दुल सत्तार अदीब का घर, उस गली में वर्षों से कोई सीसी सड़क नहीं थी और न ही नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। इन सब को देखते हुए क्षेत्र के काउंसलर दाऊद ने नगर सभा द्वारा इस गली में सीसी सड़क का निर्माण और गलियों का निर्माण कराकर क्षेत्र के निवासियों की समस्या दूर की है। इस बात की सराहना स्वर्गीय अब्दुल सत्तार अदीब के पुत्र खालिद महमूद ने की है और कहा कि दाऊद क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और भी बहुत काम उन्हें करना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एक सूचना विकार निपटान इकाई आईजीटीयू स्थापित करेगी और यह गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आईटीबीटी कर्नाटक विभाग राज्य में फर्जी खबरों की समस्याओं से निपटने के लिए आईजीटीयू के साथ सहयोग करेगा। आईजीटीयू नाम से एक विशेष सेल का गठन किया जाएगा और यह फर्जी खबरों से निपटेगा और इसे फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। टीम साइबर अपराध और डीप फेक वीडियो से भी निपटेगा। पुलिस स्टेशनों को आवश्यक उपकरणों के साथ उन्नत किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते ही फर्जी खबरों से निपटने के लिए अपनी योजना की घोषणा की। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गैर हिंदू आस्थाओं के धार्मिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए हिंदू मंदिरों के पैसे का उपयोग करने का आरोप लगाने के बाद विवाद पैदा हो गया। एक्स को लेते हुए उन्होंने लिखा, हिंदू मंदिरों से पैसा लेना और गैर हिंदू आस्थाओं के धार्मिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना सिद्धरामैया जैसे धर्मनिरपेक्ष नेताओं का मानक एसओपी है। उनके द्वारा प्रचलित धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक नहीं है, हिंदू को परेशान करने के लिए छड़ी, यह हिंदू की कीमत पर दूसरों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का एक उपकरण भी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, बंदोबस्ती विभाग का पैसा केवल मंदिरों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पैसे का उपयोग केवल अल्पसंख्यक भवनों और धार्मिक स्थानों पर ही किया जा सकता है। मंदिरों से कोई पैसा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नहीं दिया गया है। अपनी पार्टी के सदस्यों को नाराज करते हुए कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की प्रशंसा की। पत्रकारों से बात करते हुए यशवंतपुर के विधायक सोमशेखर ने कहा, बेंगलुरु के विकास के संबंध में एक अच्छा बजट पेश किया। मैं सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार को बधाई दूंगा। पेयजल, कचरा प्रबंधन, यातायात, व्हाइट टॉपिंग और फ्लाईओवर विकास पर जोर दिया गया है। मैं बजट के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा। मैं उन लोगों पर टिप्पणी नहीं करूंगा जो राज्य के बजट पर आपत्ति जता रहे हैं। यह उनकी निजी बात है, विचार, और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सूत्रों के मुताबिक सोमशेखर के कदमों से बीजेपी जेडीएस गठबंधन को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। वह बीजेपी पार्टी की गतिविधियों से भी दूरी बनाए हुए हैं। सत्र के पहले दिन जब सभी भाजपा विधायक भगवा शॉल पहनकर विधानसभा आए तो सोमशेखर ने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा। सोमशेखर ने हाल ही में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में शनिवार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान इसमें उपस्थित होने वाले लोगों को डिजिटल आईडी कार्ड के साथ देखा गया। ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच पीएम मोदी का एक पहचान पत्र सामने आया है। यह पहचान पत्र उस वक्त का है जब 2009 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक्स अकाउंट @मोदी आर्चिव से प्रधानमंत्री मोदी का 2009 का यह पहचान पत्र शेयर किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहचान पत्र में देखा जा सकता है कि 20 और 21 जून 2009 को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी के आईडी कार्ड पर मुख्यमंत्री गुजरात लिखा हुआ है। खास बात यह है कि समय के साथ भाजपा द्वारा जारी पहचान पत्र का स्वरूप बदल गया है। अब आईडी कार्ड डिजिटल स्वरूप में नजर आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का 15 साल पुराना आईडी कार्ड अब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति हर रोज कुछ नया दिखा रही है। यहाँ की 2 मुख्य पार्टियों के 2 फाड़ हो चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी में 2 गुट हो गए हैं। जो कभी इन पार्टियों के कर्ता धर्ता होते थे वह ही अब इससे अलग है। कर्ता धर्ताओं के नीचे काम करने वाले ही इनकी पार्टी इनकी नाक के नीचे से ले। अब चुनाव आयोग के द्वारा इन लोगों को नया नाम और चुनाव चिन्ह दिया गया है। शुरुआत शिवसेना से हुई थी और अब कहानी एनसीपी की चल रही है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार को दे दिया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब शरद पवार भावुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी का निर्माण किया, उसे 0 से आगे बढ़ाया, उससे ही उसकी पार्टी छीन ली गई है। चुनाव चिन्ह ले लिया गया है। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि सिर्फ नाम और चिन्ह छीन लेने से किसी संगठन का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी भी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने पार्टी बनाई हो उससे ही छीन ली गई हो। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमें उम्मीद है कि परिणाम दिया जाएगा। उन्होंने बारामती में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिंबल को लेकर ज्यादा चिंता न करें। हमने 14 चुनाव लादे हैं। 5 इलेक्शन में सिंबल अलग थे। बैल जोड़ी, गाय का बछड़ा, चरखा, हाथ का पंजा और घड़ी जैसे कई सिंबल देखे। किसी संगठन का प्रतीक चिन्ह छीन लेने से उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। तमिलनाडु के विरोधनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में अभी तक कम से कम 8 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस विस्फोट की जानकारी दी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पटाखा बनाने की इस फैक्ट्री में किस वजह से आग लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि यह घटना तमिलनाडु के वेमकोटाई पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली एक स्थान पर हुई है। बता दें कि इससे पहले यूपी के चित्रकूट जिले में आयोजित 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम में बुधवार को भीषण विस्फोट हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के लिए अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने के निर्देश दिए। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रविवार को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाए। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू तथा कन्नौरी में डटे हुए हैं और MSP की कानूनी गारंटी दिया जाना उनकी मुख्य मांग है। किसान नेता पंधेर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच कल रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है। पंधेर ने शंभू सीमा पर संवाददाताओं से कहा, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह रातों रात अध्यादेश ला सकती है। अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे यह अध्यादेश लाना चाहिए कि वह MSP पर कानून लागू करेगी, तब बातचीत आगे बढ़ सकती है। पंधेर ने कहा कि जहां तक तौर तरीके की बात है तो कोई भी अध्यादेश 6 माह तक वैध होता है। कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर पंधेर ने कहा कि सरकार कह रही है कि ऋण राशि का आकलन करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में बैंकों से आंकड़े एकत्र कर सकती है, यह इच्छा शक्ति की बात है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर जारी बातचीत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बृहस्पतिवार रात करीब 8:45 पर शुरू हुई, जो 5 घंटे तक जारी रही, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। दोनों पक्षों के बीच अब चौथे दौर की वार्ता 18 फरवरी को होगी। इससे 12 फरवरी को बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां जखीरा फ्लाईओवर के पास एक मालगाड़ी पलट गई। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे फायर ब्रिगेड समेत अन्य राहत और बचाव दल की टीमें हादसा स्थल पर उपस्थित रही। रेलवे ने बताया कि मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। यह हादसा पटेल नगर दयाबस्ती खंड के बीच में हुआ है। ट्रेन मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध के 2 वर्ष पूरे होने से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने अवदिवकास से अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। बताया जा रहा है कि हथियारों और गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों और नाटो की मदद के बावजूद यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा करना रूस और राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका लगा है। रूस द्वारा बखमुत पर कब्जा करने के बाद से यह कीव की सेनाओं के लिए सबसे हाई प्रोफाइल वापसी का प्रतीक है। सैन्य सहायता की कमी ने यूक्रेनी कमांडरों को गोला बारूद की किल्लतों की वजह से पीछे हटने को मजबूर किया है। सशस्त्र बल कमांडर ने शनिवार को कहा कि रूसी सेना से महीनों की भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेनी सेना प्रभावित शहर अवदिवका से वापस चली गई है। इस जीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन की मॉस्को पर पकड़ और मजबूत होगी, क्योंकि रूस में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोप बिल्कुल सही थे। यह बात पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कही है, जो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात था। अधिकारी ने अपनी आंखों के सामने ही चुनावी धांधली की बात को स्वीकार किया है। इसके साथ ही अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आरोप पाकिस्तान के एक कमिश्नर ने लगाया है। उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धांधली के आरोपों को स्वीकारते हुए कहा कि यह सब उनकी निगरानी में हुआ था। इसके बाद अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान शुरू से ही पाकिस्तान चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव में खंडित जनादेश के बाद पाकिस्तान में संघीय सरकार के गठन में गतिरोध के बीच रावलपिंडी डिवीजन के आयुक्त लिकायत अली चट्टा ने चुनावी अनियमितताओं, विशेष रूप से धांधली के विरोध में शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमिश्नर ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि रावलपिंडी डिवीजन में धांधली हुई और इसके लिए वह जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने हारे हुए लोगों को 50,000 वोटों के अंतर से विजेता बना दिया और खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। संविधान सतर्क का जत्था हुमनाबाद में, शहर में मची धूम। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र वार्ड नंबर 9 में सीसी रोड का निर्माण। फर्जी खबरों से निपटने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने IGTU को फंड आवंटित किया। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर मंदिर के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच छाया हुआ है पीएम मोदी का ID कार्ड।
पार्टी का नाम और सिंबल छीनने के बाद भावुक हुए शरद पवार, कहा जिसने दल बनाया उससे ही छीन लिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।